फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस की अपडेट्स हैं। ईरान एक्सपोज्ड पाक, यूएसए वॉर्न ईरान, एलईटी कमांडर अरेस्टेड, इंडिया यूएवी प्रोग्राम डिलेड। ओए होए, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखना, जमील जमाली की जो हमने मीम्स की हैं, सब की हैं, इतनी प्यारी हैं, तो उसको देखो, मज़े करो, ले मज़े, देख के हंसो, खुश फील करो, प्राउड फील करो कि इतना तगड़ा अपना स्पाई पाकिस्तान में है, तो जाके उसको पहले देख लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा लश्कर का एक बड़ा कमांडर। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत का प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को एक नई वार्निंग। जीआरसी ने एक साथ 3 फ्रंट लाइन नेवल प्लेटफॉर्म्स दिए भारतीय नौसेना को, और ईरान ने रिजेक्ट किया पाकिस्तान के मध्यस्थता वाले दावे को। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है शबीर अहमद लोन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो सुअर है ये बांग्लादेश के ढाका रीजन से ऑपरेट कर रहा था और लोकल ऑपरेटिव्स के माध्यम से भारत में आतंकी गतिविधियों को कंडक्ट करने में मुख्य रूप से शामिल था, और अपने मॉड्यूल के लिए ये नए सुअरों की भर्ती भी कर रहा था, और विशेष रूप से इसके टारगेट में थे इलीगल इमिग्रेंट्स। एक समय ये बांग्लादेश ढाका से ऑपरेट कर रहा था, तो किसने इंडिया में पकड़ा कैसे है? पकड़ा तो गया? इंडिया ने कैसे पकड़ लिया उसको? दिल्ली पुलिस लिखा है। हाँ, दिल्ली पुलिस ने कैसे पकड़ लिया उसे? वो तो फिर ढाका में है ना, कि यहाँ आया हुआ था। कनेक्शन है वो लश्कर की टॉप लीडरशिप के साथ थे, और ये भारत में बस्ट किए गए उस आतंकी नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था जिसके तहत उसके 8 ऑपरेटिव्स पहले गिरफ्तार किए गए, और ये हाईली रेडिकलाइज ऑपरेटिव्स के मॉड्यूल को लीड कर रहा था। और पिछले महीने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की वॉल्स पे जो प्रो पाकिस्तानी और प्रो टेरर पोस्टर्स लगाए गए थे, तो उस वाले मामले में भी ये शामिल था। और फिर वही सिमिलर से पोस्टर्स दिल्ली के और भी मल्टीपल लोकेशंस पर बाद में पाए गए थे। उन पोस्टर्स में बुरहान वानी जैसे आतंकी को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, उसमें एंटी इंडिया स्लोगन्स थे, और ये मॉड्यूल आगे भारत में और भी आतंकी गतिविधियों के लिए योजना बना रहा था। और पिछले महीने जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में कोऑर्डिनेटेड रेड्स के माध्यम से गिरफ्तारियां की गई थी, तो उन आतंकियों की गिरफ्तारियों के साथ ही इसके बारे में जानकारी मिली थी कि इसके मॉड्यूल का जो हेड है वो यही शबीर अहमद लोन उर्फ राजा उर्फ कश्मीरी है, जो कि बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। और इसकी योजना में शामिल थी इंडियन आइडेंटिटीज को हासिल करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों का इस्तेमाल करके भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देना। यानी कि जो बांग्लादेशी भारत में लीगल तरीके से घुसे हैं और जो फेक आइडेंटिटी बना के यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाने वाला था। और शबीर अहमद लोन को कल रात 10 बजे गाजीपुर वाले एरिया से पकड़ा गया है, और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया कि इसने कई सारे लोकेशंस पर रिकॉनेसेंस भी कंडक्ट करी थी, और उसने विशेष रूप से उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, ताकि वो इन जगहों पर आतंकी हमले कंडक्ट कर सके। पर चूंकि इसका एक मॉड्यूल पहले ही डिसमेंटल हो चुका था, तो फिर ये भारत में नए मेंबर्स के रिक्रूटमेंट को ही एक्सप्लोर करने के ऑब्जेक्टिव के साथ वापस लौटा था, और उस दौरान ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको पकड़ लिया। ये बताया गया कि 2 हैंडलर्स के साथ कांटेक्ट में था जिनकी कोड नेम है अबू हुजैफा और सुमामा बाबर। पकड़ा उन्हें भी, जो कि लश्कर के साथ एफिलिएटेड ऑपरेटिव्स हैं, और इससे पहले ये 2007 और 2015 में भी पकड़ा जा चुका है। और जब 2 बारी पकड़ा लगा, क्या बात है यार, बाबा पकड़ते और छोड़ देता ऐसे लोगों को। 15 में से दोबारा से पकड़ा गया था, तब इसके साथ सज्जाद गुल नाम के एक और सुअर को पकड़ा गया था, और सज्जाद गुल वही है जो कि बाद में पाकिस्तान भाग गया था, और फिर वहां पे उसने टीआरएफ जैसे सुअरों के संगठन की स्थापना करी। और इसके पास से लगभग 2300 बांग्लादेशी रुपया, लगभग 3000 से 5000 पाकिस्तानी करेंसी, और लगभग 3000 इंडियन करेंसी और नेपाली सिम कार्ड्स भी रिकवर किए गए। और निश्चित रूप से क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करने में ये भारत की एजेंसीज के लिए एक बड़ी सफलता है। पता नहीं, अब जिसको एक बार पकड़ा था उसी को छोड़ दिया, और फिर वो यही काम कर रहा है। कहीं अपनी ही फेलियर हुई, उसको छोड़ा ही क्यों जो इतना तगड़ा देशद्रोही है, जो इतना कुछ कर रहा है, और दूसरा बंदा पाकिस्तान चला गया और वो वहां पे अपना कुछ बना के बैठ गया। बाप रे। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और अब इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक नई स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें उनका ये कहना है कि जो अमेरिका है वो ईरान में उनके मिलिट्री ऑपरेशंस को समाप्त करने के लिए ईरान की नई रिजीम के साथ सीरियस डिस्कशन में है। एक अच्छी प्रोग्रेस की बात भी इसमें की गई है, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर किसी भी कारण से डील जल्द ही पूरी नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बिजनेसेस के लिए इमीडिएटली ओपन नहीं किया जाता है, तो फिर अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट्स, ऑयल वेल, खर्ग आइलैंड, डिसैलिनेशन प्लांट, इन सभी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस अनाउंसमेंट पर ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई कमेंट आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें। भैया बात तो बिल्कुल
तगड़ी की है, जोरदार। सही बात है। और इसमें अगर बातचीत हो गई ठीक है। अब ये देखो दादागिरी इसकी ईरान की, कहता है स्टेट और हॉर्मुज से जो भी निकलेगा शिप उसका मैं वो हफ्ता लूंगा तुम पैसे देके। और तभी हमने एक न्यूज़ भी की थी कि यहाँ पे बात हो रही है कि भैया इंडिया के जो शिप निकले हैं उन्होंने पता नहीं कितने मिलियन, 2 मिलियन पर शिप मोस्ट लाइकली लग रहा है, पर शिप का 2 मिलियन उन्होंने लिया है और तब अलाउ किया है। ये बात में कोई ना कोई दम होगा। हो सकता है हमारी गवर्नमेंट छुपा रही हो कि इससे जो है लोग भड़केंगे या कुछ होंगे, इसलिए दबा के अपने लिए लोगों की लिए यूज के लिए तेल मंगवाया होगा। तो ये दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रम्प और यूएसए कह रहा है कि ये हम चलने नहीं देंगे, जल्दी खोलो नहीं तो फिर देखो क्या होता है। और हाँ, अब इनका अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इनके जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और दूसरी जगह है वहां पे होगा। देखिए अभी ईरान में सिविलियन सब बचे हुए हैं, सिर्फ मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, कोई पंगा नहीं है, तो उनको लग रहा है सब ग्रेट है। उनको ये नहीं पता कि अगर जिस तरीके से वो क्लस्टर बॉम्ब फेंक रहे हैं सिविलियंस के ऊपर इसराइल में, दूसरे लोग भी वही करने लग जाए तो उनके त्राहिमाम हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखते हैं अभी क्या होगा। बिल्कुल, उनको लग रहा है बड़े ये जीत रहे हैं या बड़ा इनके साथ कुछ हो नहीं रहा। वो तो इसलिए क्योंकि रोक के रखा हुआ इसराइल और यूएसए ने, करने को एक सेकंड ना लगे इन दोनों को। एयरफोर्स उनकी खत्म हो चुकी है, कुछ कर नहीं पा रहे। और पता नहीं। हाँ, और इंडिया के यूट्यूबर्स अपने आप को ज्ञानी बाबा बोलने वाले, बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स बोलने वाले, वो पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ओहो ईरान ने तो भैया बाजा बजा के रखा हुआ है यूएसए का, और इतने चालू हैं कि जब नेगेटिव बोलना हो तो यूएसए बोल दो और जब दूसरा बोलना हो तो इसराइल बोल दो। एक अभी वीडियो आई है जिसका रिक्वेस्ट आई है, उसमें वो बंदा क्या बोलता है कि यूएसए तो यूरेनियम को चोरी करने के लिए जा रहा है। मैंने कहा वाल है ये चोरी, नहीं। उसके बाद आगे जब वो कहानी अपनी मारता है तो उसके बाद जब वो इसराइल का नाम लेता है, इसराइल जो है यूरेनियम को निकालेगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट। मतलब यूएसए करेगा तो चोरी, पर इसराइल का बोलूंगा तो मैं चोरी नहीं बोलूंगा, इसराइल निकलेगा तो वो चोरी नहीं है, वो कोई और ही वर्ड यूज करा है। तो ये देखो आप चालाकी कितनी है इन यूट्यूबर्स की अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर आपने उस बंदे की वीडियो देखी कि किस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। देखते हैं कितने इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठे हैं। ये चालाकियां तो ध्यान से देखो इन लोगों को और देखो कैसे प्रोपोगेंडा करते हैं। मंत्री की तरफ से है कि स्पेन ने यूएस के उन सभी प्लेन्स के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है जो कि ईरान के साथ वॉर में शामिल है। और वहीं इससे पहले ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्पेन ने अपने मिलिट्री बेसिस के एक्सेस को भी मना किया था। और स्पेन गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये एक तरफा युद्धों के खिलाफ उनके रुख के अनुरूप है। जबकि ईरान के साथ वॉर को लेकर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कहा गया कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कुछ ही हफ्तों में हासिल कर लेंगे और उसमें महीने नहीं लगने वाले हैं। लेकिन यूएस को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इस वॉर को लेकर उनके ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में है क्या, तो वो तो अभी तक शायद किसी को भी क्लियर नहीं है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है, पता नहीं किसको नहीं क्लियर हो रहे हैं। अब जरा क्लियर अगर नहीं हो रहे तो अमेरिकन देसी टीवी देख लो, और उसमें से मेन जो है वो तो मैं बता ही देती हूँ, मेन है न्यूक्लियर बनाने का, उसका पूरा का पूरा बंद होना चाहिए। और अगर कोई भी न्यूक्लियर बचा हुआ है तो वो न्यूक्लियर जो है वहां से हटेगा, उनके पास नहीं होगा। उनके पास कोई वो नहीं होगा कि ये मिसाइल जैसे अभी बना के बैठे हुए हैं, ये सब ये इनको बंद करना पड़ेगा। और साथ में एक और चीज है कि कभी भी यूएसए, ये मैंने कहीं सुना था कि कहीं पे कभी भी यूएसए, पहले तो ये था ना डील कि यूएसए ने अगर चेकिंग करने आना है तो पहले इनको इन्फॉर्म करेंगे फिर चेकिंग करने आएंगे। तो मैंने ट्रम्प की बात सुन रही थी, ट्रम्प ने कहा ये कौन सी चेकिंग होती है भाई कि बता के आएंगे, पहले तुम्हें वॉर्न कर देते हैं फिर आके चेकिंग करेंगे। हाँ, कारण बिल्कुल नहीं, जब मन करेगा, जब मन करेगा आके तुम्हारी चेकिंग होगी कि तुमने कहीं फिर से तो बनाना शुरू नहीं कर दिया। तो ऐसी कई चीजें हैं, तो अगर नहीं पता तो जरा आप जो है अमेरिकन देसी टीवी में जाके देख सकते हैं क्या है। और एक गोल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए थे बड़े स्क्रीन के ऊपर, मैंने नहीं, जिसका हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 बहुत ही क्लियरली किया था। तो जो लोग नहीं देखते तो दैट्स द प्रॉब्लम, उनको लगता है कि क्लियर गोल्स नहीं है। इंडिया में ऐसे लगता है, हाँ, इंडिया में ऐसे लगता है मैसेज पूरा जाता नहीं, न्यूज़ जानबूझ के नहीं जाता, जानबूझ के पहुंचाया नहीं जाता। करेक्ट, आई नो। स्टेट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियरली बताए हैं। पहला है ईरान एयरफोर्स का डिस्ट्रक्शन, ईरानियन नेवी का डिस्ट्रक्शन, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को खत्म करना और उनके फैक्ट्रीज का डिस्ट्रक्शन, ताकि वे फ्यूचर में और भी ड्रोन या मिसाइल्स को ना बना पाएं और इसके पीछे वो छुपकर न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश दोबारा से ना करें। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से बताया गया कि कोंडाब में जो 27 मार्च को ईरान की हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट को हमला किया गया था,
तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और अब वो प्लांट ऑपरेशनल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि दलाल नेशन पाकिस्तान जो एक क्लेम कर रहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करवाने के लिए वो ईरान और यूएस के बीच मध्यस्थता में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि इसमें जो पाकिस्तान है वो केवल एक डिलीवरी बॉय की भूमिका निभा रहा है और उसको इस काम के लिए रखा है उसके बड़े मालिक अमेरिका ने, और उसका काम है अमेरिका के द्वारा दिया गया मैसेज ईरान तक पहुंचाना। और इस बात का कंफर्मेशन तो हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी देखने को मिल गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अमेरिका के साथ ईरान की कोई भी नेगोशिएशंस नहीं चल रहे, और इसके साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस वॉर को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के किसी भी नेतृत्व वाले डिप्लोमेटिक एफर्ट में ईरान शामिल नहीं है। अब यही गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि अब ईरान में दो अलग पावरें हो गई होंगी, जो इतनी मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन और ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन आती है। कोई वहां से ये न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कोई बंदा खड़े होकर उसका उल्टा बोलता है। यूएसए की तो आईआरजीसी से आ रही है, तो हाँ, वो सब यूएसए की लेटेस्ट न्यूज ये है कि हाँ पाकिस्तान हेल्प जो कर रहा है इसमें मीडिएट करने पर, ये है कि वो बोल रहे हैं कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि वहां जाकर कोई बैठ के बात हो रही है। अभी पाकिस्तान ही जो है बातचीत कर रहा है ईरान के लोगों से, यहाँ से मैसेज जो है जो भी चाहिए वो लेके वो अभी बातचीत कर रहा है। अब यहाँ यूएसए कोई जाएगा और ईरान का कोई आएगा और बैठ के बात करेगा, वो मुझे अभी पक्का नहीं है, उसके बारे में मैं पता करके बताऊंगी। पर यस, यहाँ पे न्यूज़ है कि पाकिस्तान जो है बीच में बन के हेल्प कर रहा है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और जो ईरान के ये ऑफिशियल बोल रहा है, इसका मतलब इसको यही नहीं पता कि कहीं कहाँ बातचीत भी चल रही है या कुछ, उसको कोई आइडिया नहीं है इसका मतलब। और हो सकता है कि पावर जो है दो जगह बट गई है, एक बोल रहा है मैं यहाँ कंट्रोल कर रहा हूँ ईरान को, और दूसरा बोल रहा है मैं कर रहा हूँ। मुझे तो अब ये लगने लग गया है। लेकिन अभी कुछ लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो भारत से बेटर है। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, यहाँ पे बस एक नौकर अपने मालिक के ऑर्डर्स मान रहा है और वो कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है, वो बस एक डिलीवरी बॉय बना हुआ है। और जबकि पाकिस्तान किसी मध्यस्थता वाले देखो, और साथ में ये भी माना जा रहा है कि मुश्किल होगा पाकिस्तान का इसमें कुछ सक्सेस पाना। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टॉक्स हो रही हैं इसमें कोई बातचीत होए वो होने में मुश्किल लोगों को फील हो रहा है। और हो सकता है इसी वजह से ट्रंप ने जो है अपने ट्रूप्स भेजे हैं, सब किया है कि जस्ट इन केस अगर ये टॉक्स नहीं बात बनती, वो नहीं मानते सारी शर्तों को, तो फिर दूसरा है, अगर प्यार से नहीं समझोगे तो डंडे के जोर से समझोगे। विदेश मंत्रालय के स्पेशल एनवॉय की तरफ से भी कहा गया कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी क्या सोचकर ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वे खुद को रेलिवेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिहादी आतंकवाद की दुनिया में तो वो खुद एक बड़ी समस्या है, लेकिन वे कोशिश कर सकते हैं। वही तो उनकी चाल है ना, तभी तो मुझे दुख हुआ था कि भैया ये रोल जो है हम इंडिया को करना चाहिए था प्ले। अब उसकी हर जगह जब देखो न्यूज में पाकिस्तान इज डूइंग दिस, पाकिस्तान, इतना गुस्सा आता है। रीजन है कि ईरान उनका नेबर है और दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। Exactly. मेन रीजन यही है कि एक तो इस्लामिस्ट कंट्री है दोनों, और दूसरा नेबरिंग कंट्री है, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं है कि वो बहुत इसमें सफल होंगे, और मुझे लगता है कि बस वे इस समय किसी भी तरीके से रेलिवेंट बने रहना चाहते हैं। और इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच ईरान में यूएस प्रेसिडेंट के मिलिट्री एक्शंस के विरोध में यूएस और यूरोप में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैलीज देखने को मिली है, जिसमें कई हजार की तादाद में लोग शामिल हुए। ये होता है, और इसमें सारे कौन है? डेमोक्रेट सपोर्टर्स, जो भी रिपब्लिकन को वोट नहीं देते, डेमोक्रेटिक पार्टी को देते हैं ना, वो सब ये सब कर रहे हैं। और साथ में फंडेड पैसे दो और आ जाओ जी इसको करने। जो दिखा रहे हैं फुटेज, लिखा है डियर ट्रांस किड्स आई लव यू, इससे क्या लेना देना भाई? मिस्टर ट्रंप का इससे क्या लेना देना? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भैया स्पोर्ट्स के अंदर, लड़कियों के स्पोर्ट्स के अंदर मैं आदमियों को नहीं अलाउ करूंगा कि तुम जेंडर चेंज करके आ जाओ यहाँ पर, या बोलो कि भैया ये वो, तो ही सेड नो। तो अब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को जिसका मन कर रहा है वो कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि भैया बच्चे की ये ऐसी फीलिंग है, तो तुम बच्चों को बिना पेरेंट्स के भी पता हुए तुम बच्चों को ऑपरेट करा देते हो। ये क्या चल रहा है? दस नहीं होगा। तो वो सब चीजें हो रही हैं। और वो बल्कि ट्रंप को गुस्सा आ रहा था, कह रहा था डेमोक्रेटिक पार्टी देश में कर क्या रही है, करेक्ट, ये सब चल क्या रहा है। मतलब जब बाथरूम्स बन गए थे कि दोनों जेंडर के जो, तो उधर तुम लड़कियों के में अगर तुम लड़को फील हो रहा है तो तुम लड़कियों की में चले जा सकते हो। ट्रांसजेंडर वो कॉमन बाथरूम बना दिया सबके लिए, स्कूलों तक में वो ये हो रहा था, है तो गलत ना। तो अब लोग जो उस टाइप के हैं वो खड़े हो गए हैं जी। अत्यधिक सत्तावादी तरीके से काम करने का आरोप लगाया गया, और लोगों का ये मानना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अब एक इलेक्टेड लीडर की बजाय किसी किंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। आज जीआरएसी ने भारतीय नौसेना को एक साथ 3 फ्रंट लाइन नेवल प्लेटफॉर्म्स डिलीवर किए, जिनमें शामिल है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा प्लेटफॉर्म है 4थे सर्वे वेसल लार्ज संशोधक, और तीसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अग्रे।
और ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी, जीआरएसी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, उनकी इनहेंस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी और समय के अंदर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नेवल प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर करने की एबिलिटी, तो इसको भी प्रदर्शित करता है। और इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के साथ जीआरएसी ने 118 वॉरशिप्स को बनाने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जिसमें से 80 भारतीय नौसेना को ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत की जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवीज को विकसित करने वाली योजना है, तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में डिले का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज ने अपने बिड सबमिट करने के लिए और टाइम मांगा है। और इसी वजह से जो 30,000 करोड़ रुपीस का टेंडर है, तो उसकी डेडलाइन 2 और महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने देश भर के स्कूल्स, हाई कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो यहाँ पे 1100 से अधिक फर्जी बॉम्ब थ्रेट्स भेजने वाले व्यक्ति को मैसूर से गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति की पहचान श्रीनिवास लुइस के तौर पर हुई है, जो कि 47 वर्ष का है और उसे दिल्ली पुलिस और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन यही सजेस्ट करती है कि जो व्यक्ति है ये संभावित रूप से किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस में था। और इनिशियल इंटरोगेशन में इस आरोपी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इसने देश भर के अलग अलग संस्थानों में 1100 से अधिक होक्स बॉम्ब थ्रेट्स भेजे थे। तू स्ट्रेस में था तो तू स्कूलों में ये थ्रेट भेज देगा? नई बात है, ये चालाकी होती है। मोस्ट लाइकली हो सकता है पकड़े जाने के बाद ये बहाना मार रहा हो। तू स्ट्रेस में हो ना हो, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसने किया है, एक को किया, 2 को करो, जगह जगह करे, पूरा प्लान करके कर रहा है। इट इज प्लान्ड। तो वही है। और जो दिखा रहे थे कि बांग्लादेशी ढाका का बंदा जो इंडिया में पकड़ा गया है, वो तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है कि उसको पहले भी पकड़ चुके हैं, उसके बाद फिर पकड़ रहे हैं। पता नहीं मतलब इंडिया में पकड़ा, कहाँ पकड़ा? वो ही नहीं समझ में लग रहा है। इंडिया दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, पर दिल्ली पुलिस ने पकड़ा तो वो इंडिया में ही होगा। तो वो ढाका का बंदा इंडिया में क्या कर रहा था और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि पहले पकड़े जाने के बाद भी फिर से वापस आ रहा है। तो ये सब जो चल रहा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए, रेगुलेशंस बननी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। वही ना, डेमोक्रेसी में यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम यूएसए फेस कर रहा है, यही प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है कि आप लोगों को पकड़ते हो, इलीगल्स को पकड़ते हो, वो अपोजिशन खड़ी हो जाती है उनके सपोर्ट के अंदर, भेजना चाहते हो तो भेज नहीं पा रहे हो। बहुत मुसीबत होती हैं। ये कुछ नेगेटिविटीज है डेमोक्रेसी की। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।